अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आपको खुश आमदीद कहेंगे और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। मेरे साथ है गजल अशरफ। आज गजल बड़ी खुश लग रही है और मेरा ख्याल है कि जुकाम हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी खुश लग रही है। आज उन्होंने कहा मुझे जुकाम है लेकिन मैं प्रोग्राम की ओपनिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा जी कि मैं तो पहले दिन से चाहता था आप ओपनिंग करें और सबको वेलकम करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की आपकी सुबह अच्छी गुजरेगी और जिनकी अच्छी नहीं गुजर रही है उनसे भी गुजारिश है टीवी को लगाइए, हमें देखिए। और हमारे पास आज बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स है जो हम आज आपके साथ बैठ के डिस्कस भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और उन सेगमेंट्स को यकीनी तौर पर आप एंजॉय करेंगे। आपको मुझे ठीक नहीं लग रहे, नींद पूरी नहीं हुई आपकी? हमारी नींदें अब उड़ चुकी हैं। वो क्या कहते होते हैं, बड़े तल्ख हैं बंदा है मजदूर के औकात। सो रात को 11 से लेके 12 बजे तक की ट्रांसमिशन, फिर 1 बजे घर पहुंचना, फिर 2 बजे सोना, फिर सुबह 6 बजे उठना, फिर ऑफिस आना। सो टफ हालात हैं आज। लेकिन आपने सारी सूरत हाल में स्ट्रेस नहीं लेना। आपको याद है ना कल हमने एक सोशल स्टोरी शेयर की थी। स्ट्रेस लेता तो इस वक्त आप अकेले शो कर रही हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। फिर भी पहुंच आया हूं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आप अपनी नींद भी जो है जब आपको टाइम मिले आप सो जाएं, चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन सो जाएं। ठीक हो गया। मैं कोशिश करता हूं कि प्रोग्राम में सो जाऊं। नहीं, प्रोग्राम में तो वो फिर आपके लिए बुरा हो जाएगा ना थोड़ा सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं बाकायदा तौर पर और आपको बलोचिस्तान लिए चलते हैं क्योंकि बलोचिस्तान से एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। कभी आपने सुना है कि ऊंट की लाइब्रेरी कहीं पे हो? ऊंट की लाइब्रेरी? जी हाँ। ये कौन सी लाइब्रेरी? ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बलोचिस्तान में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपकी नींद पूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। बलोचिस्तान में दुनिया की पहली ऊंट लाइब्रेरी को कायम कर दिया गया है। आपको पता है कि बलोचिस्तान जैसे एरिया में जहां पर कितनी ज्यादा ख्वानगी के फरोग के लिए हमने देखा कि हमेशा से अनोखा इकदाम उस तरह से नहीं उठाए जाते थे, लेकिन अब ये अनोखा इकदाम जो है वो उठा लिए गए हैं जहाँ दुनिया की पहली ऊंट लाइब्रेरी मुतारिफ कराई गई है। और इस मोबाइल लाइब्रेरी का मकसद उन दूर दराज इलाकों तक तालीमी वसाइल पहुंचाना है जहाँ रिवायती कुतुब खाने दस्तयाब नहीं है। और ये मुनफरद इकदाम बच्चों और मकामी बिरादरियों में मुताले और सीखने के रुझान को फरोग देगा। That is absolutely brilliant story from बलोचिस्तान। बलोचिस्तान से इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं और वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह की लाइब्रेरीज जब खुलेंगी तो बलोचिस्तान का जो ऐसा तबका है जो कि पिसा हुआ तबका है उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ पे भी तालीम जाती है, किताब जाती है, उस जगह की जो रौनकें हैं वो दोबारा हो जाती हैं। उस जगह में ख्वानगी की शरह बढ़ती है और वो डेफिनेटली बलोचिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखना ये एक इंटरेस्टिंग सा बहुत है ना। वैसे तो आपको पता है कि किस तरह किताबों का रुझान अब कम हो गया है, लेकिन ऐसे दूर दराज इलाकों में जब ऊंट के ऊपर किताबें, ऊंट की लाइब्रेरी बनाकर जाएंगी तो लोग इंटरेक्ट होंगे डेफिनेटली। और इससे बलोचिस्तान की जो महरूमियत है उसको आप पीछे धकेल सकते हैं और बलोचिस्तान के लोगों को जल्द अज जल्द कौमी दायरे में आप ला सकते हैं। अच्छा जी, बलोचिस्तान की आपने बात की तो मैं आपको सिंध लिए चलता हूँ। सिंध से अच्छी खबरें भी आती हैं, बुरी खबरें भी आती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी खबरें आती हैं कि जो हम बताते हुए भी शर्मा जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी खबर है। सिंध के सरकारी गोदामों से लाखों बोरियां गंदम गायब हो चुकी है और इस हवाले से चार जो फूड सुपरवाइजर्स हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये मामला कभी भी नहीं खत्म होने वाला। सिंध और कराची में इस तरह की चीजें आती रहती हैं। सिंध के सरकारी गोदामों से 1,70,000 से जायद गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद महकमा खुराक सिंध ने 4 फूड सुपरवाइजर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। महकमा खुराक ने लाड़काना के निसार मीर जट, जुल्फकार अली नूनानी और मोहम्मद शरीफ भुट्टो और उनके साथ अयाज अली मशहूरी को नोटिस जारी करते हुए ये वजाहत तलब की गई कि इन फूड सुपरवाइजर्स को 14 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत देनी है कि ये फूड जो डिलीवरी शॉर्ट हुई है कहाँ पे गई है, गंदम शॉर्ट हुई है कहाँ पे गई है, बसूरत दीगर उनको नोटिस जारी होंगे और उसके बाद उनकी मुलाजमत को भी खत्म कर दिया जाएगा। सो सिंध से वंस अगेन कल हमारे साथ अली राशिद साहब भी मौजूद थे, लेकिन जो खट्टी मीठी खबरें हैं, ऊपर नीचे वाली खबरें हैं, करप्शन की खबरें हैं वो हमें आती रहती हैं। लेकिन जब भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होता है तो वो इतना वसूल के साथ कहता है कि ऑल इज वेल। और फिर एक जुमला तो मैं 5-6 साल से सुन रहा हूँ कि आप पिछले 2 साल से कराची को देखिए, आप पिछले 2 साल से सिंध को देखिए तो सिंध बदल चुका है, लेकिन ये हर दफा 2 साल एक्सटेंड हो जाता है। कब से जिन लोगों की हुकूमत है सिंध में, फिर उसके बावजूद ऐसे हालात देखने में आते हैं। और आपको पता है हसनैन, गंदम का कितना बड़ा स्कैंडल बना था जब हमने देखा था पंजाब में, और एक बार फिर से अब गंदम के हवाले से ही खबरें कि सरकारी गोदामों से इस तरह से बोरियां गायब हो जाना। आप कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? आप बाकी ममालिक को देख लें, बाकी दुनिया को देख लें, जिस तरह हम आपके साथ स्टोरीज शेयर करते हैं, लेकिन हम कहाँ पर फंसे हुए हैं? गंदम चोरी करने में, गंदम चोरी करने और किस तरह लोगों को चोरी करने में, बिल्कुल चोरी करने में।
किस तरह लोगों को जो है रिच कराना है। बट खैर अब आपने सिंध के हवाले से ये यार हम तो वो भी नहीं है। छोड़ते, वो कूड़े वाला जो बास्केट होता है ना वो भी मोहल्ले से ले जाते हैं, हम कहते हैं आओ इसको लेके जाते हैं, कबाड़ में बेचते हैं, कुछ दिहाड़ कुछ ना शाड़ कुछ बनाते तो हैं। आ ही जाएगा। बिल्कुल आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। अब सिंध के बात तो हवाले सच से है मगर बात है रुसवाई की। एग्जैक्टली बलोचिस्तान चले हम। अच्छा ये क्या, ये कोई क्या था, बलोचिस्तान फिर सिंध और फिर बलोचिस्तान, क्योंकि आज गजल ने बलोचिस्तान का ठेका लिया हुआ है। आज मैं बलोचिस्तान के पास बार बार इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने कहा एक ही तसलसल बरकरार रहे। और आपको पता है कि जिस तरह से हम बारिशों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, हम चीफ मेट भी लेते हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि बारिशें नहीं होंगी, बट बलोचिस्तान से ये अच्छी खबर है। बारिशों को बहुत ज्यादा याद करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बारिशें हमें याद नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं याद करी, लेकिन बलोचिस्तान और मुल्क के इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। ठीक है, फाइनली अब वहां पर बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल को बलोचिस्तान और मुल्क भर के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। जाना है आपने वहां पर बलूचिस्तान में, लेकिन आपके पास तो अब टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं खुद अकेले कर लूंगी, लेकिन आपके पास वैसे भी तो टाइम नहीं है। आपको बताएं कि जी कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, चागी, नौशकई, हरनाई, योब और मूसा खेल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि गिलगित और कश्मीर 19 से 21 फरवरी तक शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, यानी कि आज से ना, आज 19 तारीख है। एग्जैक्टली। और फिर चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, बन्नू, करक, कुहाट और दीगर इलाकों में 19 और 20 फरवरी को बारिश और तेज बारिशें और बर्फबारी मुतवक्की है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि आप भी हाथ उठाइए, हम सब हाथ उठाते हैं कि इस दफा कम से कम बारिश हो जाए। दुआ की जाए। आमीन तो कह दें, आमीन, या अल्लाह इस दफा बारिश दे, इस दफा इसको बरसा दे, क्योंकि हमने देखा है कि नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया और फेब ऑलमोस्ट गुजर चुका है। पिछले मतलब अगर आप 19 दिन निकाल दें तो अब 11 दिन बाकी हैं और अभी तक रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, खानीवाल में, फैसलाबाद में, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे बारिश नहीं हुई और ये बहुत बड़ा एक कहत हमारे सर जो है वो अब तो पानी के हवाले से भी हम खबरें बता रहे हैं। पानी के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पानी की कमी होगी, कराची में पानी की कमी होगी, लाहौर में पानी की कमी होगी और तमाम तर बड़े शहरों में पानी की कमी होगी। क्योंकि कल भी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3-4 महीने होते हैं इसमें जो बारिशें, बर्फबारी होती है तो ये आपकी पानी की कमी को दूर करती है। सो दुआ यही है ख़वातीन हज़रत, आप भी दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए कि ये जो बारिशों का स्पेल है ये ना निकल जाए। इससे पहले भी 3-4 दफा सरदार सरफराज साहब जो चीफ मेट हैं वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बारिशें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिशें नहीं हुई। और जब भी बारिश का मौसम बनता है ना, हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अभी बारिश नहीं होगी, हम उनसे पूछते थे क्यों नहीं होगी, तो वो कह रहे थे तेज हवाएं चलती हैं। और ये मैंने इस दफा 3-4 दफा इस्लामाबाद में देखा है कि जो ही आपकी काली घटाएं छाती हैं और इससे लगता है कि बरसात बरसने वाली है, तो एकदम से आप देखेंगे ना कि तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बारिशों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगली स्टोरी बताते हैं। अब आप बलोचिस्तान, देन सिंध, देन बलोचिस्तान। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई। दुबई से बहुत ही अच्छी खबर है और दुबई अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनके हवाले से बहुत ही अच्छे इकदाम करते हैं। जब मैं भी दुबई होता था, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती थी वो 12 से लेके 3 बजे तक अपने किसी भी मजदूर से काम नहीं करवाती थी। वो उनका रेस्ट टाइम होता था, वो अपने बंकर्स में जाते थे, एसी वाले बंकर्स होते थे, वहां पे सोते थे, 3 बजे वापस उठते थे और उसके बाद वो काम स्टार्ट करते थे। दुबई में डिलीवरी राइडर का काम बहुत मुश्किल है और डिलीवरी राइडर्स के लिए अब 40 एयर कंडीशन आरामगाहें कायम की गई हैं दुबई की जानिब से। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA जो कि बड़ी पॉपुलर वहाँ पे, उन्होंने डिलीवरी राइडर्स की फलाह बहबूद के लिए 40 एयर कंडीशन आरामगाहें मुतारिफ करवाई हैं। हर आरामगाह में 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और सहूलियात में स्नैक्स भी हैं, डिस्पेंसर भी है, पानी के कूलर भी हैं और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी इसमें शामिल है। ये आरामगाहें उन इलाकों में बनाई गई हैं जहाँ पे डिलीवरी का काम मोस्टली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो रशी इलाके हैं। मतलब इसमें बिजनेस बे का इलाका आ गया, इसमें इंटरनेशनल सिटी का इलाका आ गया, इसमें पांग जुमेरा का इलाका आ गया, अलबर्शा का इलाका आ गया। ये वो इलाके जहाँ पे डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये इकदाम क्यों किया गया? ये इकदाम राइडर्स को शदीद जो गर्म मौसम होता है उससे महफूज रखने के साथ साथ जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनकी पासदारी को यकीनी बनाने के लिए किया गया कि जब वो थक जाएं, जब वो हार जाएं, जब वो सोचें कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो वो वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं। आधा घंटा आराम करें, घंटा आराम करें, लेकिन डेट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम दुबई कि राइडर्स के लिए अब आसानी हो चुकी है। बिल्कुल, ये अच्छा स्टेप है। और आपको पता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिशें तो ना होने के बराबर होती हैं दुबई में, तो फिर ऐसे में शदीद गर्मी में जो बाइक
राइडर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। और फिर ऐसे में इस तरह का इकदाम उठाना एक बहुत अच्छी बात है, जिससे उनकी वेल बीइंग और इम्प्रूव होगी उनकी सेफ्टी क्वालिटी। तो आगे बढ़ते हैं, अब एआई के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वक्तन फवक्तन एआई के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एआई का ये सबसे बड़ा आप ये कहें कि डिसएडवांटेज अब सामने आया है कि हमारी जो इंसान जो है ना, उसकी तनकीदी सोच की सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी एआई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये बढ़ता हुआ इन्हिसार जो है इंसानी तनकीदी सोच की सलाहियतों को मुतासिर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और इसके साथ साथ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक एआई टूल्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपको आज़ादाना तज्ज़िये और मसला हल करने की सलाहियत को कम कर सकता है। यानी कि आप देखें, जब आप हर चीज़ पे रिलाय करने लग जाएंगे एआई के ऊपर, तो फिर आप खुद क्या सोचेंगे, आपकी अपनी क्या क्वालिटीज़ होंगी जो डेवलप होंगी। तो एसबीएस बिजनेस स्कूल की तहकीक में भी ये बात साबित हुई है कि एआई के ज़्यादा इस्तेमाल से तनकीदी सोच के स्किल में कमी वाक़ई हो रही है, जिसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक ज़रूरी है कि एआई के इस्तेमाल को मुतवाज़न यानी कि बैलेंस रखते हुए ऐसी सरगर्मियों में भी शामिल किया जाए जो तनकीदी सोच को फ़रोग़ दें, ताकि ज़हनी सलाहियतें बरकरार रखी जा सके। जैसे मैंने पहले कहा कि अब तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। और देखिए, अब वो जो इल्म की तलब होती थी, जिस इल्म की तलब के लिए आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन करते थे और उनसे पूछने की कोशिश करते थे, अब आपके मोबाइल में आप खोलिए, आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल वाले भी सबसे पहले आपको एआई वाला रिजल्ट देंगे। एग्जैक्टली। सो अब वो जो इल्म है ना, उसकी कोई कमी नहीं है। पुराने वक्तों में कहा जाता था ना कि इल्म जो है वो आखिरी वक्तों में आके तो हर शख्स के पास होगा। तो किसी भी शख्स को अगर मोबाइल यूज़ करना आता है और उसको सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज आती है जिसमें एआई से वो जवाब चाहता है, तो वो वहाँ पे लिखना आता है उसको, वो लिखेगा, एआई उसको प्रॉपर जवाब दे देगा। इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें आपकी तख्लीकी सलाहियतें कम होंगी, इसमें आपकी वो सोचने समझने वाली सलाहियतें हैं ना, वो कम हो जाएंगी और हम मोहताज हो जाएंगे। इंसान किसी भी चीज़ का अपने आप को मोहताज कर लेना तो उसके लिए बहुत ही बुरा होता है। और एआई के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एआई पाकिस्तान में तो खदशात पैदा कर रही है, लेकिन एआई अब वर्ल्ड वाइड भी खदशात पैदा कर रही है। मतलब आपको बड़े दिमागों की, आपको अब न्यूटन और इस तरह के दिमागों की ज़रूरत नहीं है, हॉकिंस की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो आपको पूरा फार्मूला बताते थे, जो भी चीज़ बताते थे, वो आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, एआई पे लिखेंगे, डीप सीक पे लिखेंगे, वो आपको सारे का सारा रिजल्ट दे देगा। तो आपको फिर किताबों की तरफ जाने की या साइंसदान की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। और फिर ओपिनियन डेवलपमेंट, जो आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर कोई ओपिनियन डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं अगर लिखूंगा कि मैंने एबीएन के हवाले से या गजल के हवाले से या व्हाट्सएवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ओपिनियन डेवलप करना है, मैं डीप सीक पे या फिर एआई की किसी और ऐप पे जाकर लिखता हूं, वो फिर मुझे ओपिनियन भी दे देगा। तो फिर हसनैन साहब ये करेंगे कि हसनैन साहब ने मेहनत कोई नहीं करनी, मैच कोई नहीं देखना, बस लगा देना जी इस मैच का ओपिनियन क्या है, और मैंने ओपिनियन देख के तो रात को जो है अपना ओपिनियन दे देना। ख़वातीन हज़रात, ये एआई के खदशात हैं जो कि पूरी दुनिया इस वक्त उनके हवाले से सोच रही है। और ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे तो उसके बाद वापस आएंगे और मुल्क की मईशत के हवाले से हमने काफ़ी दिनों से बात नहीं की, मुल्क की मईशत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। हमने पहले आपको बताया था पाकिस्तानी मईशत के हवाले से हम बात करेंगे, और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मुख्तलिफ सर्वेज आते रहते हैं। गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे के मुताबिक कारोबारी बरादरी में एतमाद बढ़ रहा है, सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हो रहे हैं और आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के कर्जे और वाजिबात 88,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं, जिससे मईशत के इस्तेहकाम पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर नेपरा की बात की जाए तो नेपरा के हुक्काम ने अपनी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा करके अवामी हलकों में तशवीश पैदा कर दी, जबकि तवानाई का शोबा बदतरीन बहरान का शिकार है। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत, और हमारे साथ वो काफ़ी ज़्यादा सुबह की सोच में इंटरेक्शन करते हैं। और उनकी बातों से ना हर चीज़ समझ भी आ जाती है कि हम लोग किस इस वक्त डगर पर चल रहे हैं और किस समत में जा रहे हैं। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो फरहान साहब। सबसे पहले तो ये नेपरा वाली बात डिस्कस कर लेते हैं। नेपरा ने जिस तरह से 20 से 22 लाख रुपए तक का इजाफा कर लिया है अपनी तनख्वाहों में, पर ये एज पर माइन इन्फॉर्मेशन ये तो विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? जी बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए ये मुल्क में मुजरिमाना गफलत है, इसके अलावा क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या इस्तेलाह इस्तेमाल हो सकती है। और इसका पस मंज़र हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब पार्लियामान में
मेंबर्स पार्लियामेंट अपनी मराहत में, तनख्वाहों में इतना इजाफा करेंगे जो कि अभी माजी करीब में हुआ, तो फिर वो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? फिर तो आप हर एक को मैसेज दे रहे हैं कि अगर इलेक्टेड मेंबर्स ये कर सकते हैं तो बाकी मुल्क और कौम में किसको रुकावट है? तो ये से फौरन सख्ती से रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पाकिस्तान जितना मकरूज है, जितनी बदहाली है, माशी बदहाली है, ये तो इसमें इजाफा होगा। तो आज आप नेपरा को सुन रहे हैं, कल आप किसी और को सुनेंगे। आप किस किस को रोकेंगे जब तक के अरबाब इख्तिदार खुद नहीं रुकेंगे? अच्छा बुखारी साहब, कल मैं मरीम नवाज साहिबा को सुन रहा था, वो कह रही थी कि पूरे पाकिस्तान में हर तरफ खुशी खुशी है, शादियाने बज रहे हैं और मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। सिर्फ खुशी अगर नहीं है तो वो अडियाला जेल में नहीं है। मार्केट में क्या चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं वो हमें भी अंदाज़ा है, लेकिन आप उसको बेहतर अक्कासी कर सकते हैं। सर, क्या हम सही डगर की तरफ जा रहे हैं? क्या हमारी मुश्किलात में आइंदा आने वाले दिनों में आपको आसानियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने घर और दफ्तर में कोई ख़ास किस्म का कनेक्शन के साथ कोई न्यूज़ या मीडिया की सोर्स लगाई हुई है, और गालिबा वो ABN नहीं देखते, क्योंकि आपके यहाँ तो ये कवरेज होती है कि मुल्क में हर जगह खुशी नहीं बल्कि बेशतर जगह पे परेशानी है। और अगर वो ये समझती हैं खातून के उनके कहने से सच जो है वो कोई बदल जाएगा या झूठ सच में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है और ना ऐसा होगा। हालात आपके और हमारे सामने हैं, और हालात इतने संगीन हैं, ख़ास तौर पे कम आमदन वाले जो घर हैं उनके लिए। ये शोबदेबाजी की बातें हैं, मुख्तलिफ कारोबारी एसोसिएशंस हैं, वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आ जाती है, सियासी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो खुश हो जाते हैं। असल हकीकत तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मुझे तो खदशा ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पे खुराक के हवाले से, चूँकि ज़रूरी मईशत पाकिस्तान में अभी भी इतनी कमज़ोर है, और खुश साली जो हालिया हफ्तों में हुई है, हालिया महीनों में, उसके नतीजे में इस दफ़ा बहुत ख़तरा है गंदम की पैदावार के हवाले से। तो ये चीज़ें मिल के आगे कोई खुदा न खास्ता को और मुश्किल ना खड़ी कर दें। जितनी जल्दी हकीकत को समझें, जानें, पहचानें। मुझे नहीं मतलब कि अडियाला जेल या कौन सी जेल, ये सियासी मामलात हैं, सियासतदान आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, जबकि मुल्क के जो मुल्क के तूलो अर्ज में हालात कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, आपसे अगर कुछ अरसा पहले की मैं बात करूं तो हम डिफ़ॉल्ट के हवाले से बहुत बातें करते थे, हमने सुना भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त आया कि हम IMF के प्रोग्राम में गए, फिर उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स इस्तेहकाम की जानिब हमें नज़र आए, फिर रिजर्व भी हमारे थोड़े से बिल्डअप हुए, फिर इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी हमारे साथ ताउन भी किया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ का। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब बात ये होती है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ तो जा रहे हैं, जैसे हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि ग्रोथ के हवाले से, तो आपको क्या लगता है हम किस तरह और किस वक्त और कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल करके हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? देखिए, उसका सबसे पहले जो ज़रूरत है वो मुल्क में हर सतह पे फैली हुई बेयकीनी की कैफियत को कम करना और ख़त्म करना है। अब ये सियासी मामला है, और इसमें मैं किसी एक सियासी पार्टी या तबके की मैं हिमायत के काबिल नहीं समझता, लेकिन बहरहाल ये एक मामला है। आप लड़ झगड़ के कब तक गुजारा करेंगे? तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो मुल्क में पॉलिसी फेलियर्स हुए हैं, ख़ास तौर पे इस मौजूदा हुकूमत के दौर में, सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर या एक बड़ा पॉलिसी फेलियर ज़राअत के हवाले से हुआ है। पिछले साल जबकि गंदम की कीमत क्रैश हो गई और गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हुई, तो उसके असरात अभी तक मुल्क के तूलो अर्ज में, मुल्क की मईशत में फैले हुए हैं। अच्छा, अब इससे आप कैसे निकलेंगे? इससे निकलना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सिमत का तयन करना है, और सिमत बिल्कुल बदलनी है। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर इसी तरह चलता रहेगा मामला। तो ये जो बात है कि जी हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए, बहरहाल निकल आए हैं, और इस वक्त डिफ़ॉल्ट का कहीं ख़तरा नहीं है, जो कि आज से 1.5 साल पहले था। और ये एक अच्छी शुनीद है, अच्छी बात है। इसमें कोई ये नहीं कि इस पर भी तनकीद की जाए। भाई, डिफ़ॉल्ट से निकलना, दिवाली से निकलना तो एक बहरहाल एक अच्छा रास्ता है, और उसके लिए मजमूई तौर पे क्रेडिट अगर दिया जाए
जो हालात का थोड़ा सा तायुन आपने बेहतर किया है, मसलन रुपये की स्टेबिलिटी जो हुई है, तो इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि मईशत के हवाले से उन्होंने और ने ताउन किया है, तो ये कुछ हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी हमें एक सफ़र आगे तय करना है और इस हुकूमत को समझने की ज़रूरत है कि इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है जैसी कि वो बयान करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमने स्टार्ट में बात की थी, गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक जो कारोबारी बरादरी है उसका मईशत के ऊपर एतमाद बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सर कारोबारी बरादरी तो अभी तक पैसा नहीं निकाल रही, तमाम तर चीज़ें स्टक हैं। सो ये सर्वे में किस हद तक सदाकत है? देखिए ना, सर्वेज बजाते खुद और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई आपको भरपूर 100% तो तस्वीर पेश करते नहीं है। सर्वेज का मामला भी ये है कि ठीक है, उन्होंने एक पोल किया कारोबारी तबके से मुतालिक जो अफराद हैं उनसे एक सैंपल किया और उन्हें कॉल करके उनकी राय ली और फिर उन्होंने सर्वे आपके सामने पेश कर दिया। कारोबारी बिरादरी जी ये तो ज़रूर है कि डिफ़ॉल्ट नहीं, प्रेशर था ख़ास तौर पे आपकी दरामदात में, वो कुछ कम हुआ है। लेकिन अभी आपको बहुत लंबा, जिस तरह मैंने अर्ज़ की, सफ़र तय करना है और इस सफ़र को किस तरह आप समझें। एक तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जैसे लोग जो हैं वो ABN या दूसरे TV चैनल्स देखें, ताकि उन्हें पता चले कि भाई हकीकत क्या है जो कि बयान हो रही है, क्योंकि वो लगता है कि वो किसी और LCD स्क्रीन से, TV स्क्रीन से जुड़े हैं और वहाँ पे उन्हें हकायक का पता नहीं चल रहा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कि एक आला सतही डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। कल भी इस रिलेटेड हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बातचीत की जा रही थी, लेकिन अब जो प्लान उसमें बनाया जा रहा है कि 10 साल के लिए $20 अरब की पार्टनरशिप के हवाले से कोई मंसूबा और हिकमत अमली बनाई जाएगी। आप क्या समझते हैं किस हद तक पाकिस्तान को फायदा देगा? देखिए, इससे एक बात तो तय है कि आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक समेत इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसी का मामला जो है वो बिल्कुल तितर बितर हुआ है। पॉलिसी फेलियर्स होते हैं तो वो आपको एक लंबे अरसे के लिए एक सिम्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये कि आप बार बार जिस तरह भटकते रहे हैं, बिल्कुल ऐसे उस तरह से भटका ना जाए। फरहान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। हो जाने का समय ब्रेक का कहा जा रहा है और हमेशा से आपसे जब भी बात करते हैं तो कुछ क्लैरिटी इकोनॉमी को लेके यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो ख़वातीन व हज़रात। अब मुल्क की सियासत की बात करिए, जहाँ पे सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। मुक्कों की बाज़गश्त भी होती है, एक तरफ से मुक्का लगता है, दूसरा रहनुमा गिर जाता है। और आज मुक्का मारने वाले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर। फवाद साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले अगर बात की जाए सर अंदरूनी इख्तलाफात की, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात है। इस ज़िमन में अगर बात की जाए तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी अपनी ही बातें अभी तक दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? PTI बहुत बड़ी पार्टी है और हर बड़ी पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं। अवाम तो PTI के साथ है, लेकिन जहाँ तक मार्च की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मार्च जो है वो होना चाहिए एक बड़ी सियासी हिकमत अमली के साथ, और उसमें जब तक मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और GDA जैसी पार्टीज साथ नहीं देती हैं, एक बड़ा मार्च जो है वो उस तरह का नताइज जो है वो नहीं आ सकते। लिहाजा PTI को पहले एक बड़े अपोजिशन अलायंस पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो फौरी तौर के ऊपर मार्च की तरफ जो है वो जाए। और डेफिनेटली प्रेशर हुकूमत को लाना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस। जी अच्छा फवाद साहब, जिस तरह अभी आप अलायंस के हवाले से बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात तो हुकूमत और PTI में ख़त्म हो चुके हैं, इस हवाले से भी तैयारी की जा रही है अलायंस से, तो क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड अलायंस बनेगा तो मुज़ाकरात भी दोबारा शुरू हो जाएंगे। पहले भी जो गलती की है हुकूमत ने और PTI ने, बराह रास्त मुज़ाकरात की वो इतनी जगह नहीं थी और ज़रूरी था कि ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनता तो उसको आगे जो है वो फिर उनके दरमियान बातचीत जो है वो होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और अब जो मामला है वो यही है
कि मेरी नज़र में जब ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनेगा तो एक दफ़ा टॉक भी दोबारा शुरू हो जाएगी, और असल में तो हमें अपने मसाइल बातचीत से हल करने चाहिए। ये तो एक आखिरी बात है सड़क पे आना। अच्छा साहब बताइएगा, जो लड़ाई का जिक्र हो रहा था तो आपके मुताबिक तो शायद सुलह हो गई थी और सुलह बानी पीटीआई ने करवाई। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सुलह नहीं की। वो तो कहते हैं कि इनका कोई पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, इनकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो हम आपकी बातों को सच माने या फिर शोएब शाहीन साहब की? मेरी बात माने। इसको ये है कि शोएब शाहीन तो एक सर्टिफाइड झूठा है। अच्छा जी, सर्टिफाइड होते हैं। अच्छा फवाद साहब ये भी बताएं कि अब शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि वो अफवाहों की बुनियाद पर तो बिल्कुल भी अपनी नशिस्त नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो फिर कब्जे वाली बात हो गई। तो इस हवाले से क्या आप स्टेटमेंट है आपकी? ये तो आप उनसे पूछेंगे, मुझे तो नहीं पता कि उनकी क्या मुराद है, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती है। ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, पार्टी को भी चाहिए कि उनको दोबारा उनको हेयरिंग दें। लोगों को इस तरह से बाहर निकालना तो मुनासिब नहीं है। अच्छा चोई साहब ये बताइएगा कि आप पे इल्जामात भी लगते हैं कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्टी आपको आप छोड़ दी दिस दैट, लेकिन क्या मतलब आपकी करंट स्टेटस क्या है? क्या आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और जो आपकी मुलाकातें होती हैं वो किस कैपेसिटी में होती हैं? बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा है इंशाल्लाह, और इमरान खान के साथ है। ठीक। अच्छा फवाद साहब ये बताएं कि हुकूमत तो इस वक्त ये कह रही है कि ट्विटर पर जो पोस्ट कर देने के हवाले से कोई ख़त भी ऐसा नहीं मिला और इस तरह की कोई बात नहीं है। इसमें कितनी हकीकत है और ये ख़त के हवाले से क्या वाकई ख़त लिखे जा चुके हैं? क्योंकि मंजर आम पर तो उस तरह से नहीं आए ख़त। देखिए जो सियासी लीडर होते हैं वो अपना बयानिया खतूत के जरिए बयानात के जरिए सामने रखते हैं, और इमरान खान ने भी यही किया है। उन्होंने जो अपना बयानिया है, जो अपना तमाम नैरेटिव है, वो ख़त के ज़रिए सामने रखा है, और वो सबको अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। वो ज़ाहिर है कि खतूत बुनियादी तौर के ऊपर आवाम के लिए हैं, और वो इमरान खान जो कह रहे हैं वो सबके सामने। जो साहब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो हम इतनी बड़ी डेवलपमेंट देखते नहीं है सियासी तौर पे, लेकिन ईद के बाद क्या कोई आप बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बनते हुए देख रहे हैं? जिस मार्च का आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात हो रही है, क्या वो बनते हुए आप देख रहे हैं और किस तरह का गठजोड़ होगा फिर अपोजिशन और हुकूमत का? देखिए पहली बात तो ये है कि इसके बाद एक नया फेज पॉलिटिक्स का शुरू होगा। एक तो आलमी सियासत किधर जाती है वो हमने देखना है, फिर उसके बाद मुल्की सियासत में नए अलायंसेस, नए दड़े बनियाँ, नई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। ये हुकूमत बहुत अनस्टेबल है, इसको एक जो सियासी बहरान कोई भी ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जो ही तरीके इंसाफ एक अच्छी हिकमत अमली के साथ आती है सामने, तो ये हुकूमत जो है ये उसके सामने जो है वो नहीं खड़ी हो पाएगी। सही। फवाद साहब मुझे ये बता दें कि अब जिस तरह से इमरान खान को इजाज़त नहीं मिल रही है इमरान खान से मुलाकात की, वकला को भी, उनकी बहनों को भी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पर तो ये दुरुस्त अमल है ही नहीं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या राय आपकी? देखें ये बड़ी ज़ाती की बात है। इमरान खान को डेफिनेटली मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, और उनको मुलाकात की इजाज़त ना देने से एक शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। उनको मुलाकात की इजाज़त ना देने से इमरान खान की जो सेफ्टी है और जो उनकी हिफाजत है उसके ऊपर सवालात उठते हैं, और ये एक ना सिर्फ गैर आइनी और गैर कानूनी है, इससे पाकिस्तान में इंतशार फैलने का खतरा है, और इमरान खान को फौरी तौर पे उनके वकला से, ख़ानदान से मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और ज़ात, ये था हमारा सियासी सेगमेंट। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि आज से उसका मेला जो है वो सजने जा रहा है और तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा ये मेला है। 29 साल बाद कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान की सरजमीन पर मुनक्किद हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। तैयारियां भी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी हैं। बहुत से क्रिकेटर्स इस हवाले से बात भी कर चुके हैं। टिम साउथी और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर जो है वो हमें बिल्कुल सेफ्टी नजर आएगी। और इसके साथ साथ किसी ने आना है तो मोर देन वेलकम, नहीं आना तो बेशक ना आए। बिल्कुल ऐसे, उनके हम फ्लैग्स भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे, और फ्लैग्स नहीं भी लग भी नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे। इस तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त कराची स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद है बदी उज़्ज़मान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की पहली जो मैच है वो वहाँ पे सजने को तैयार है, आप उसको विटनेस कर रहे हैं। बताइएगा किस तरह का जोशो खरोश है, और शायकीन क्रिकेट के हवाले से बताइएगा। कराची के शायकीन क्रिकेट अक्सर लेट आते हैं या फिर कम आते हैं, आज क्या माहौल देख रहे हैं आप कराची में?
देखिए हसनैन भाई, अमूमन बातें ये होती थी कि कराची में मैच हो और शायकीन क्रिकेट नहीं आते, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो पहला मैच है उसके तमाम ही टिकट जो हैं फ़रोख्त हो चुके हैं। तकरीबन 30,000 टिकट जो हैं फ़रोख्त हो चुके हैं, हाउस फुल है। और बहुत सारे शायकीन जो हैं वो कराची के बाहर से यानी कि अंदरूनी सिंध से भी आए। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो लाड़काना, सक्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद से भी यहाँ आप पहुँच चुके हैं। हालांकि 2 बजे मैच शुरू होना है, लेकिन वो पहले से ही आ चुके हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तैयारियां कराची में की गई हैं और जगह जगह जितनी भी शाहराएं हैं इन पर जो है खिलाड़ियों के पोस्टर, उसके अलावा जो कप्तानों की जो तस्वीर हैं वो लगाई गई हैं। और अंदर स्टेडियम का जो माहौल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंग में रंगा हुआ ये स्टेडियम है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये वही नेशनल स्टेडियम है जिसमें हम मैच कवर किया करते थे। और बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म का जोश और खरोश शायकीन क्रिकेट में भी पाया जाता है और लोग बड़ी तादाद में अभी से पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उनसे कहा गया है कि वो 3 से 2.5 घंटे पहले मैदान में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होगा जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट को परेशानी भी हो सकती है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हम देखने के माहौल है। इफ्तिताई तकरीब होगी और वो तकरीब सर होगी 1:30 बजे के बाद, जब टॉस होगा उसके बाद पाक फ़ज़ाइया की यहाँ पर जो तैयारे हैं वो एयर शो पेश करेंगे, खिलाड़ियों को सलामी पेश करेंगे। और आज के मैच में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मेहमान खुसूसी होंगे, वो भी आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में मौजूद हैं, वो भी होंगे और दीगर आम शख्सियात भी इस मैच को देखने के लिए आएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और हर तरफ जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। और कोई भी इशारा, सबसे बड़ी बात यह है कि बंद नहीं की जाएगी। सिर्फ टीमों की आमद के वक्त जो है कुछ जो उनके रूट में जो गलियाँ आती हैं उसको बंद किया जाएगा। बाकी तमाम सड़कें दिन रात जो हैं वो खुली रहेंगी। पार्किंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है कराची में। अच्छा बदी भाई, जिस तरह से आपने हमें ना इन डिटेल बताया है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और तकरीब भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ हाउस भी फुल है। लेकिन लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी ना। आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच है, लेकिन 2 बार तो हमें शिकस्त हुई, तो क्या आज हम लकी साबित हो सकते हैं? क्या नज़र आता है आपको? देखिए, यहाँ तो अब खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के ऊपर है। बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी मैटर रखती है। इसी वजह से जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब रिजवान ने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा है कि वो मुसलसल जो है वो मेहनत और तैयारियाँ कर रहे हैं और वो कारकर्दगी नहीं दोहराएंगे जिसमें हम तो खिलाड़ी पुरजोश हैं, कप्तान पुरजोश हैं और यही दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान आज के मैच में जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देगा। बदी भाई, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की है और मुझे ये बताइएगा कि रिजवान की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही थी? वैसे हमने तो देखा है बड़े पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे आप क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से लेके एंड तक कवर करते हैं, सारी चीज़ें आप नोट करते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज लग रही थी? क्या पाकिस्तान हसनैन शायद हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, उनसे फिर दोबारा से रब्ता करेंगे। लेकिन जिस तरह से बदी भाई बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर तैयारी है आज। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तैयारी हैं। इससे पहले हमने इफ्तिताई तकरीब भी देखी, उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब हुई, फिर कराची स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब हुई और बहुत ही रंगारंग तकारीब हमने देखी हैं पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट को लेकर। लेकिन अब है रिजल्ट कि क्या रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आएगा, क्या रिजल्ट पाकिस्तान के हक में नहीं आएगा? क्योंकि अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मरहला स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में गजल स्पिनर्स शॉर्ट हैं। अब तो आपको भी ये याद हो गया होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, अबरार अहमद, वो भी उतना एक्यूरेट नहीं है जितना ब्रेसवेल हैं या फिर जो सेंटनर है, उस तरह के स्पिनर नहीं है। जडेजा की भी बात की जाए तो बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, बल्लेबाज को खुल के खेलने का मौका नहीं देते। पाकिस्तान इसको किस तरह से टैकल करेगा? क्या पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ आज पहला मुकाबला जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और अगर आज का मुकाबला पाकिस्तान जीत गया तो फिर पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि भारत के खिलाफ भी मुकाबला जीतने के लिए हॉट फेवरेट होगा। आपने भारत की बात की है ना, तो वो वहां पर भी काफी दचके तो उनको लग ही रहे हैं। थोड़ा कमजोर नजर आता है आपको भारत? डेफिनेटली देखें, एक तो जैसे बुमराह उनके बहुत ही प्रीमियम बॉलर थे, उनके ऊपर पूरी भारतीय टीम चलती थी, वो मैच को वन साइडेड करने की सलाहियत रखते थे। बुमराह भारत के पास मौजूद नहीं है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बुमराह एक बहुत ही लीथल कंपोनेंट है भारतीय बॉलिंग का और इस तरह का बॉलर शायद भारत में बहुत कम पैदा होते हैं। कपिल देव की बात की जाए, फिर श्रीनाथ की बात की जाए, उसके बाद इरफान पठान थे या फिर ज़हीर खान थे। पैचेस में शामी आते रहे, सिराज भी हैं उनके पास, लेकिन बुमराह इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल बॉलर
एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। सो उनकी कमी भी उनको महसूस होगी। इसके अलावा अगर ऋषभ पंत की बात की जाए, वो भी बड़े एक्सप्लोसिव उनके बल्लेबाज थे, विकेट कीपर भी थे, वो भी नहीं है। अब तमाम तरह जिम्मेदारियां केएल राहुल पे होंगी। सो इंजरीज तो सारी हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ साइम अयूब इंजर हुए। अगर दूसरे एंड पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में तो पैट कमिंस, वहां पर भी काफी इंजरीज हो रही हैं। पैट कमिंस इंजरी की वजह से बाहर हैं। फिर उसके बाद स्टोनिस ने आउट ऑफ नोवेयर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिच मार्श नहीं है। फिर अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ पे एंड्रिक नोकिया, उनके बहुत ही शानदार बॉलर हैं, जिस तरह की आपके हारिस रऊफ हैं, वो वहाँ पे नहीं है। फिर बिन सियर नहीं है आपके न्यूजीलैंड में। तो तमाम टीम्स इंजरी का शिकार हैं। इंजरी कहीं ना कहीं पे होती है, लेकिन ये एक वाइटल मौका है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जहाँ पे डाउन होती है, तो वहाँ पे कल मैं रिकी पॉन्टिंग को सुन रहा था। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम डगमगा रही है। हमें सेमीफाइनल में या फाइनल में जो काबू करते थे ना, वो ऑस्ट्रेलियन काबू करते थे, अक्सर हमें हरा जाते थे। अच्छा, वैसे बहुत तज्जियाकारों को जो मैं सुन रही थी, तो उनकी जो फेवरेट नजर आ रही थी ना फाइनल तक, वो पाकिस्तान इंडिया नजर आ रहा था, जितने मैंने सुना है लोगों से। देखिए, जो तज्जिया निगार है ना गजल, वो तज्जिया करते हैं कंडीशंस को देख के, होम ग्राउंड का एडवांटेज देख के। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, इंडिया जीता। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2023 का भी ऑलमोस्ट इंडिया जीत चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनसे जीतने में कामयाब हो गया। सो होम कंडीशंस में हमने देखा है कि पिछले काफी अरसे से इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जो होम टीम है उसको एडवांटेज मिलता है। लेकिन हमने अपनी होम कंडीशंस में अपनी टीम को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने, जहां पे थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी स्पिनर्स को, तो हम क्या करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन ना। क्या सलमान अली आगा उस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं? खुशदिल शाह उस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं? साउथ शकील से अगर आपने बॉल करवाना है तो क्या वो ब्रेसवेल की या फिर सेंटनर के लेवल की बॉलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो अच्छा, बॉलिंग पे भी बहुत से सवालात तो उठे हैं, लेकिन अब जिस तरह बदी भाई ने भी बताया और आपने भी मुझे डिटेल समझा दिया है कि देखते हैं कि आज होता क्या है। जी हाँ, बिल्कुल देखते हैं कि आज होता क्या, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। खवातीन औजात, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज एक आर्ट की हमने बात करनी है। आर्ट या फिर आर्टिस्ट, ये एक ऐसा काम है गजल जो कि बहुत ही कदीम फन है, और पाकिस्तान में बेशुमार बासलाहियत फनकार मौजूद हैं, बासलाहियत आर्टिस्ट मौजूद हैं, जो कि अपने फ़न के ज़रिए एक नई रूह और ताजगी हासिल करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुनरमंद आर्टिस्ट की जो ना सिर्फ खताती में महारत रखते हैं, बल्कि अपनी हैरत अंगेज स्केचिंग और पेंटिंग्स के ज़रिए ज़िंदगी को उन्होंने कागज़ पर उतार दिया है। मोहम्मद रमज़ान साहब की बात कर रहा हूँ। एक बाकमाल खत्तात हैं जिनकी तख्लीकात देखकर आंखें दंग रह जाती हैं, और आज हमारे साथ वो हम इन स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ मोहम्मद रमज़ान साहब। और आपको ये भी बता दें कि एक जो पेंटर होता है और एक जो आर्टिस्ट होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मोहम्मद रमज़ान साहब से यही पूछेंगे कि ये फ़र्क थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों के लिए भी। और आपको बहुत बहुत वेलकम, आप सुबह की सोच में आए। रमज़ान साहब, ये कब से ये स्टार्ट किया आपने, और कब से आप अपना आर्टिस्टिक वर्क अपने हाथों से उसको सफ़ात पे उतारते हैं? ये इसमें गॉड गिफ्ट होता है। मैं बचपन से ही बना रहा हूँ। अच्छा, बचपन से बना रहा हूँ। बस शौक था, वो कोयला लेके किसी को देख के पैदा होता है शौक। असल में जहाँ हम रहते थे ना पहले हम समझ बिल्कुल गली के नुक्कड़ पे ना फिल्मी बोर्ड बना करते थे। अच्छा। बस उनको देख कर जो है ना, तो वो जो बनाते हैं घर आके बनाया करता पेपर के ऊपर। तो जब आपने पहली बनाई कुछ जिसकी भी पिक्चर बनाई, तो कैसा आपको रिस्पांस आया कि आप इतना जबरदस्त काम कर यकीन ही नहीं कर रहे थे कोई। अच्छा। तो इतना शौक था कि वो कोयला लेके पेंसिल लेके लोगों की दीवारों पे बना लेता था। एक पड़ोसी हमारे घर में आ गए शिकायत लेके, अच्छा, कि मेरी दीवार खराब कर दी है। अच्छा। लेकिन ये देखिए ना, एक आर्ट है, ये कोई भी फन है रमजान साहब, उसको सीखा जाता है। क्या आपने भी अपनी आर्ट को सीखा? नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं असल में। नहीं, मेरा वक्त उस्ताद है। अच्छा, वक्त ने सिखा दिया। सबसे पहले क्या बनाया था आपने, कौन सी पिक्चर बनाई थी? पहले शुरू में तो वो जो फिल्मी बोर्ड बनते थे उनको देखे मैं घर में उनके पोस्टर ले आता था फिल्में। अच्छा। तो घर में वो उनको बनाता था। हाँ। बस इस तरह। तो घर वालों ने फिर आपको थोड़ा सा प्रमोट किया या फिर आप प्रमोट तो किया? जब मुझे डांट पीटने लोग शिकायत लेके आने लगे, लोग दीवारों काली करने शुरू होगी, तो फिर जो है ना मुझे वाला सब काफी। पहले रमजान साहब से, इससे पहले कि हम बात करें, मैं ये तस्वीर आप दिखा दें तो ज्यादा बेहतर है। आपने कहा था ये फरमाइश आपकी, क्या आप दिखाना चाहती हैं? ये है जी नवाज शरीफ साहब की पिक्चर, जो कि रमजान साहब ने बनाई हुई है। और बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है ये। इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये वाटर कलर में है। वाटर कलर में ये बनाई है रमजान साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत
मुझे तो बहुत ही बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि असली हैं, कोई मतलब माइनर सा भी कोई इनमें ना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो ये नवाज शरीफ साहब की पिक्चर है, आप क्या बिल्कुल ऐसी दिखाएंगे? है। और मेरे पास जी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। नवाज शरीफ साहब की तो आपने फरमाइश की थी, वो आपने दिखा दी। सर सैयद अहमद खान, ये देखिए जी कितना खूबसूरत यहाँ पे काम किया है रमज़ान साहब ने। और इसके अलावा भी रमज़ान साहब ने बहुत सारे लोगों को पिक्चर्स खुद भी दी हैं बना के। रमज़ान साहब ये तो वाटर कलर था, ये भी वाटर तो ये भी वाटर कलर। चौधरी रहमत अली, ये भी वाटर कलर है और ये बड़ी खूबसूरत अंदाज में चौधरी रहमत अली साहब की मेरे ख्याल है जवानी की आपने चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम, जी हाँ, पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था। इसके अलावा कुछ ऐसा आर्ट वर्क है जो हमें विलेजेस में ले जाता है, ऐसे ही ना सर। इसका वो देखिए ना कि खवातीन हैं, खवातीन ने मशकीज़े उठाए हुए हैं, साथ आप देखिए कि एक कॉलोनी सी लग रही है आपको कच्चे घरों की। तो ये रमज़ान साहब ने उसकी अक्कासी की। और ये तमाम इस तरह की पेंटिंग्स हैं जो डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है। आपने बना दी? नहीं, शाहजहां शेर का शिकार कर रहे हैं। अच्छा, शाहजहां शेर का शिकार कर रहे हैं। अच्छा, शाहजहां शेर का शिकार कर रहे हैं। और रमज़ान साहब मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ा खूबसूरत वर्क है, आर्ट वर्क है, डेफिनेटली आप इस पे अब तो उबूर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने खुद उनकी आर्टिस्टिक वे से उनकी पिक्चर को अपने कलम से बनाया, उनको प्रेजेंट किया। उनमें बड़ी बड़ी शख्सियात भी हैं, तो किस किस शख्सियत को आपने खुद प्रेजेंट किया? मैंने नवाज शरीफ को किया था जब अच्छा। नवाज शरीफ आया था उधर, क्या नाम है, नवाज शरीफ पार्क बना था जब अच्छा। इफ्तिदा हुई थी। ये तो कोई ये लेट 90s की बात है। 88 हाँ जी, 88 जब वो 89 की सीएम बात है पंजाब थे। जी। इसका तो हाँ, मुझे सीएम नहीं कैसा पता। रिस्पांस था उनकी जानिब से जब आपने उनको जी प्रेजेंट और किया? इमरान खान दोनों साथ थे। अच्छा, लेकिन वक्त वक्त की बात है। वक्त की बात है, वक्त सही बदल है, गया, वक्त हालात बदल बदल गया। गए। तो मुझे मेरा दोस्त था उनके घर में, ये तो उन्होंने बुलाया था, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। अच्छा। तो फिर मैं तस्वीर मैंने पहले ही बनाई हुई थी, तो मैं ले गया और इसके अलावा किस लीडर को? बेनज़ीर की बनाई थी। अच्छा, और उनको भी पेश किया आपने? नहीं, मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन मैंने भेज दी थी। अच्छा अच्छा सही। अच्छा। अच्छा रमज़ान साहब, ये मुझे बताएं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं इंटरनेट डिजिटल की तरफ ज़्यादा जा रही है, लेकिन ये जो फ़न आपका है ये तो हमेशा रहने वाला फ़न है। आप क्या समझते हैं कि डिजिटल या फिर इस फ़न की तरफ ज़्यादा नौजवान नस्ल को आना चाहिए? दोनों की तरफ आना चाहिए, ये तो गॉड गिफ्ट है, ये तो चलता रहेगा। डिजिटल भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। अच्छा रमज़ान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ देखा गया जब स्मार्ट वॉच आई तो वो जो पुरानी घड़ी थी, कल तो हम स्टोरी भी कर रहे थे कि बरतानिया के स्कूल में वो जो एनालॉग घड़ी हैं उनको उतार दिया गया। लेकिन अब देख रहे हैं कि उनका ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सो डिजिटल में आप मेरी पिक्चर डाल दीजिए, जितनी प्यारी आपने उसको बनाना है, आर्ट वर्क करना है, वो हो जाएगा। लेकिन इससे क्या कोई जो आप जैसे खतात हैं, आप जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको खतरा लायक है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं डिजिटल भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। सही। अब इसकी अपनी जगह है, क्योंकि ये लोग घरों में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, और वो जो डिजिटल है वो तो वक्ती तौर पर होता है, वो तो घंटा 2 घंटे 2 दिनों के बाद। सही। अच्छा रमज़ान साहब जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने आपके एंकर्स की कुछ तस्वीर बनाई है, स्केचेस बनाए हैं। सो वो 2 स्केचेस हैं जो हम आपको प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं। ये रमज़ान साहब का तो वर्क ये है आपके, वाह जी वाह, ये मैं दिखाता हूँ जी, पहले आप दिखाइए जी। अच्छा ये हमारी जी, सुबह की तो सोच की है। ये है हमारी जी सुबह की सोच। और बहुत जल्दी में अगर आप बनाई इसको है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो ज़्यादा आई थिंक सो बेटर लगेगा देखने वालों को ना। बहुत ही ज़बरदस्त है और कोई भी माइनर सा भी मुझे फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा, ना ही हसनैन और ना ही मुझे अपने में। ये हमारा लगाई जाती है ना सोशल मीडिया पर भी, अक्सर आपने देखा होगा सुबह की सोच की। तो ये रमज़ान साहब ने बिल्कुल खुद बनाई है और ये पेंसिल से ही पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाई है। अच्छा, पीछे मतलब सिर्फ वाइट कलर आप उसका छोड़ते हैं और साथ साथ पेंसिल इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली, हाँ जी, ऐसे ही है। बैकग्राउंड भी बन जाता है, लेकिन वो फिर मतलब ज़्यादा इस्तेमाल पेंसिल। अच्छा ख़वातीन होज़ात, ये तो पिक्चर थी मेरी और गज़ल की। मैंने कहा कि रमज़ान साहब से गुजारिश कीजिए कि मेरी भी एक पिक्चर बनाइए। तो मैं उस वक्त पेशावर से ट्रैवल कर रहा था, कल की बात है। तो वहाँ से जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने इनको पिक्चर भेजी। पहले तो हमाद साहब ने मुकर गए यार कि वो काम करते हैं, वो पता नहीं आगे से मना करेंगे। तो वहाँ से मैं निकला तो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी। जब मैं इस्लामाबाद पहुँचा आफ्टर 30 मिनट्स तो मुझे ये पिक्चर बना के भेज दी थी रमज़ान साहब ने।
और ये जो पिक्चर मैंने इनको भेजी थी ना उसमें और मुझे तो एग्जैक्ट बिल्कुल कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसमें और लाजमी बात है, इन्हीं की तो इन्हीं की बनेगी। मतलब लेकिन रमजान होता है ना साहब कि अक्सर होता है कि 19-20 का हाँ फर्क होता है। फर्क, लेकिन आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि बिल्कुल भी मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा और बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे इतना हैं। एक्सपीरियंस हो गया तो लाजमी बात है बिल्कुल, अब रमजान साहब आप इस तरह का बचपन से काम ही। करते रहे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़रात, मोहम्मद रमजान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इनका आर्ट वर्क देख के हमें बहुत ही दिली हुई। खुशी जो हो गई। हमारे इन्होंने स्केचेस बनाए ना वो अमेजिंग है। शायद कैमरे में अभी आपको उस तरह नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ओरिजिनल पिक्चर को रखेंगे और साथ इस पिक्चर को रखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना दो मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। क्या कहने उसामा आपके क्या तो कहने हैं जी। जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा जमील, जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में बहुत ही मुनफरिद काम करते हैं। मौसीकी दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिल पर एक खास असर छोड़ जाती हैं, कुछ ऐसे सुर होते हैं जो रूह पे भी असर छोड़ते हैं, और कुछ गाने सुन के आप जिस तरह कोई कहानी सुनते हैं जाते हैं इस तरह महसूस बिल्कुल होते हैं, बीच में खो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। और तो, आज हम उसामा से बात करेंगे। उसामा सिर्फ इस तरह की कवाली नहीं गाते, उसामा शायरी भी करते हैं और शायराना अंदाज में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इतने हिप हॉप गजल गायक मैंने पहली दफ़ा देखा। मॉडरेट हो गया ना ज़माना, सो हम रह रहे हैं 2025 में, सो 25 की तरह इसको पेश करेंगे। अच्छा, जबरदस्त। तो उसामा थोड़ा सा हम बातें कम करेंगे और कोशिश हमारी होगी कि जिस तरह से हमने स्टार्ट किया इस तरह से चलते रहें, ताकि देखने वाले भी आपको सुन सकें और आपका जो जादू है वो देख सकें। थोड़ा सा ये बताएं कि आपने ये स्टार्ट कब किया था? मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 में। सही। कोविड चल रहा था, सो मैंने ये डिसाइड किया कि यार मुझे कुछ सीखना चाहिए। शौक मुझे बचपन से था। सो मेरे उस्ताद जी हैं, अच्छा। उस्ताद असलम परवेज़, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा मैंने सीखना है ये। सो मैं बहुत अर्ली टाइम से ये कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह
कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त आपको? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं पैसों के लिए या शोहरत के लिए नहीं कर रहा चीज़ें, मैं अपने सुकून के लिए, अपने मन के लिए, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक होता है मनपसंद, बिल्कुल, एक होता है अच्छा, तो मैं अच्छे की तरफ हूँ। और उसामा, वैसे आपने ज्यादती की कि आप बहुत लेट आए, नहीं तो हमने आपके साथ बहुत कवालियाँ भी सुननी थी, बहुत कुछ सुनना था। शायराना अंदाज में जो आप करते हैं वो तो सुनाएं, कुछ शायरी तो सुनाएं। शायरी सुनाएंगे आपको। एक किताब है वाह की तहज़ीब और फ़नून लतीफ़ा, उसमें भी मेरा कलाम छपा था थोड़ा, वो शायरी आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई शिकवा मुझे खुदा से नहीं, आहा, कोई शिकवा मुझे खुदा से नहीं, वो मेरे साथ इब्तिदा से नहीं, और क्या सबब है कि पेड़ से पत्ते झड़ गए हैं मगर हवा से। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं जी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे उसामा मौजूद है और हमारे पास आपको पता है वक्त की बहुत ही कमी होती है। अगर ये जल्दी आ जाते तो हम बहुत कुछ सुनाते। उसामा, आपका कोई बेस्ट कलाम हो आप वो सुनाएंगे, और हम ख़वातीन और हज़रात आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। अब उसामा को आप सुनेंगे और उसामा ही आपको जब कलाम सुनाते सुनाते यहीं से हम क्लोजिंग करेंगे जी। जी उसामा, स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जी, फूल रही सरसों से, फूल रही सरसों सकल बन, फूल रही सरसों सकल बन, फूल रही सरसों सकल बन, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल, ले घड़वा धन में आई, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों सकल बन, फूल रही सरसों सकल बन, फूल मंगाए तरह तरह के फूल, सानि पम पम पग गमरे ग सारे समा पग मनी धनी सारे निज, फूल मंगाए तरह तरह के, सानि पम पम पग गमरे ग सरे समा पग मनी धनी सरे निज, सरे समा पग मनी धनी सरे निज, सरे समा पग मनी धनी सरे निज, फूल मंगाए तरह तरह के फूल, ले गढ़वा धन में आई, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों सकल बन, फूल रही सरसों, फूल रही सरसों, फूल रही सरसों। वाह वाह, क्या कहने उसामा आप।